अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। आज इस टॉपिक पर मैं आप लोगों से बात करूंगी वो बच्चों में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसे डायपर रैश और नैपी रैश भी कहा जाता है, जो अक्सर माएँ अपने बच्चों में फेस कर रही होती हैं। तो ये होता क्या है और ये किन रीज़न्स की वजह से हो सकता है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर ये हो जाए तो हम घर में ही इसको किन प्रोडक्ट्स से ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बंधे रहिएगा ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डायपर रैश जिसे नैपी रैश भी कहा जाता है, ये बच्चों के डायपर एरिया में हो जाते हैं, जिसमें स्किन जो है वो रेड हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है और हॉट टू टच होती है, और बहुत ही सीवियर केसेस में ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं, उसमें से पस निकलने लगता है और ऊजिंग होने लगती है। अगर बच्चों को रेड स्किन है, इन्फ्लेम्ड स्किन है, तो ये माइल्ड रैशेज में आएगा, लेकिन बहुत ही सीवियर केस है तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और वो रेयरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे साइंस हैं डायपर रैशेस के। तो ये सारे साइंस पर आप लोगों को नज़र रखनी है। सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न यही है कि जो बच्चे प्रोलॉन्ग डायपर में रहते हैं उसमें होता क्या है कि यूरिन और स्टूल जो है वो बच्चों की स्किन को इरिटेट करता है, वो उसके साथ कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो बच्चों की स्किन इरिटेट होती है और रैशेस पड़ जाते हैं। यूरिन और स्टूल मिल के अगर बहुत देर तक डायपर में पड़े रहें तो वो अमोनिया गैस रिलीज़ कर देते हैं, जो वो गैस ही स्किन को इरिटेट कर रही होती है, जो रैशेस पड़ने का सबब बन सकती है। इसके अलावा जो सेकेंड रीज़न है वो ये भी है कि जिन बच्चों को डायरिया हो रहा होता है तो उस वक्त भी बच्चों को रैशेस पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली स्टूल पास कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो भी तेज़ी से रिलीज़ हो रहे होते हैं स्टूल में, और वो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये रैशेस पड़ सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि जो बच्चे एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है कि वो जो है वो हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन उनका एक साइड इफ़ेक्ट है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ साथ जो बच्चे के पेट के जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं, जो बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं, वो उनको भी किल कर रहा होता है, जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है और स्किन इरिटेट होती है और बच्चों को रैशेस वगैरह भी हो सकते हैं। पॉइंट ये भी हो सकता है जिन बच्चों को टीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है तो उनका स्लाइवा ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो वो स्लाइवा स्टूल के साथ भी एक्सक्रीट हो रहा होता है, तो उससे भी बच्चों की स्किन इरिटेट हो सकती है, उसमें रेड पैचेस वगैरह भी पड़ सकते हैं। कि जो दूसरे रीजंस हैं उनको भी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात बच्चों में क्वालिटी ऑफ डायपर्स भी अफेक्ट कर रही होती है। कुछ डायपर्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को सूट नहीं कर रहे होते, वो भी हो सकता है कि वो बच्चा एलर्जिक हो डायपर से, जो डायपर आप पहना रहे हैं उसी से वो एलर्जिक हो, उसके अंदर कोई ऐसी डाई, ऐसा केमिकल यूज़ हुआ है जिससे उसे स्किन की एलर्जी हो सकती है, उसकी स्किन इरिटेट हो सकती है और उससे उसको रैशेस पड़ सकते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों को अगर हम टाइट करके जो है वो डायपर पहनाते हैं उससे उनके निशान पड़ जाते हैं, उनकी स्किन इरिटेट होती है। जितना हम टाइट डायपर पहनाएंगे उतना ही यूरिन और स्टूल जो है वो स्किन के साथ कांटेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है और बच्चों को रैशेस पड़ सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों में जो वाइप्स यूज़ करते हैं, अगर वो बच्चा फ्रेगरेंस है उसकी एलर्जिक है, तो ये सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से बच्चों को रैशेस पड़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से इन रैशेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि अगर आपके बच्चे को रैशेस पड़ रहे हैं तो वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से उसको रैशेस हो सकते हैं, ताकि आपको आसानी हो उस कॉज को प्रिवेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, अक्सर माएँ ये करती हैं कि सोचती हैं कि भाई डायपर इतने महंगे हैं और अभी तो बच्चे ने सिर्फ यूरिन ही किया है, स्टूल तो किया नहीं है, तो लंबा टाइम चला लेती हैं कि भाई अभी स्टूल पास नहीं हुआ, जब स्टूल पास कर लेगा तब हम डायपर चेंज करेंगे, जिसकी वजह से होता ही यही है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है यूरिन से, और वो यूरिन जब स्किन से कांटेक्ट करता है तो फिर बच्चे को रैशेस पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और NHS ये कहती है कि आपको बच्चे का डायपर फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद जो है वो आपको बच्चों के डायपर्स को चेंज कर देना चाहिए। आपने उसकी हैवीनेस को चेक करते हुए ये फैसला करना है कि अब डायपर मुझे चेंज करना चाहिए या नहीं। वो जितना ज़्यादा हैवी होगा इसका मतलब है कि अब टाइम आ गया उसको चेंज करने का, लेकिन अगर बेबी ने स्टूल पास कर दिया है तो तब तो आप फ़ौरन ही डायपर चेंज करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड टिप मैं आपको दूंगी कि आप जब बच्चे का डायपर चेंज करें तो आपने उसकी जो स्किन है उसको जेंटली क्लीन करना है सॉफ्ट क्लॉथ से। उसको आपने स्क्रब नहीं करना, रगड़ना नहीं है, जस्ट सॉफ्ट एंड क्लीन क्लॉथ लेना है और वार्म वाटर से उसको अच्छी तरीके से आपने जेंटली क्लीन करना है, रगड़ना नहीं है, क्योंकि बेबी की स्किन जो है वो उससे इरिटेट होती है और उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बेबी को रैशेस पड़ जाएँ। थर्ड, ये चेक कर लेना है कि आप किस क्वालिटी का डायपर यूज़ कर रहे हैं। आप जब भी डायपर की सिलेक्शन करें अपने बेबी के लिए तो आपको सुपर एब्जॉर्बेबल डायपर यूज़ करना है।
इसके लिए कोई ब्रांड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक रिकमेंड नहीं करती है। बस आपको ये चेक कर लेना है कि जिसकी एब्जॉर्बेंट पावर सबसे ज़्यादा हो, आप वही डायपर यूज़ करें। जब आप सुपर एब्जॉर्बेबल डायपर यूज़ करेंगे तो वो बेबी की स्किन को ड्राई रखता है, तो फिर बेबी की स्किन यूरिन से इरिटेट नहीं हो पाती। इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अगर आप अपने बेबी में वाइप्स यूज़ कर रहे हैं तो वाइप्स के यूज़ को लिमिट कर दें, और घर के अंदर ही आप ये प्रायोरिटी पे रखें कि आपने सॉफ्ट क्लॉथ से वार्म वाटर से ही बेबी की स्किन को क्लीन करना है। वाइप्स जो कि उसमें फ्रेगरेंस होती है वो बेबी की स्किन को मज़ीद इरिटेट कर सकती है। अगर आप वाइप्स यूज़ कर ही रहे हैं तो आपने फ्रेगरेंट फ्री और अल्कोहल फ्री ही वाइप्स यूज़ करना है। अब तो खैर मेरा बेबी बड़ा हो गया है तो मैं उसको डायरेक्ट वॉशरूम में वाटर से ही क्लीन करवाती हूँ, लेकिन जब मेरा बेबी छोटा था तो मैंने इसी तरीके से किया हुआ था कि मैं सॉफ्ट क्लॉथ से ही बेबी को वार्म वाटर से वाइप ऑफ करती थी। और वाइप्स मैंने सिर्फ बाहर के लिए रखे हुए थे कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो मैंने वाइप्स उसके लिए रखे हुए थे। तो वाइप्स आपको सेलेक्ट करते हुए ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि वाइप्स जो हैं वो फ्रेगरेंट फ्री हों और अल्कोहल फ्री हों, क्योंकि वो बेबी की स्किन को इरिटेट करते हैं अगर आप फ्रेगरेंस वाले लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरे पास पैम्पर्स के सेंसिटिव वाइप्स हैं, ये अल्कोहल फ्री हैं और ये फ्रेगरेंट फ्री हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 0% इसमें परफ्यूम है और 0% ही अल्कोहल है। ये सेंसिटिव वाइप्स बेस्ट हैं उन बच्चों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये वाइप्स मैंने सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए रखे हुए हैं। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप जब भी अपने बेबी का डायपर चेंज करेंगे तो आपने बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करना है, चाहे बच्चे को रैशेस पड़े हों या ना पड़े हों, आप बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बैरियर क्रीम का काम ही ये होता है कि वो बच्चों की स्किन और यूरिन और स्टूल के दरमियान एक बैरियर क्रिएट कर देती है कि उसको कांटेक्ट में नहीं आने देती, जिसकी वजह से बेबी की स्किन इरिटेट नहीं होती और उसे रैशेस नहीं पड़ते। तो फ्रेंड्स अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के मुताबिक जो सबसे बेस्ट बैरियर क्रीम है वो जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट है, और सेकंड नंबर पर वाइट्स ऑफ पैराफिन जिसको लिक्विड पैराफिन भी कहा जाता है, और थर्ड पे डेक्सपेंथेनॉल आता है। इनमें से आप कोई भी बैरियर क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट और वाइट्स ऑफ पैराफिन आपको प्लेन किसी भी कंपाउंडिंग फार्मेसी से मिल जाएगा। और इसके अलावा जो डेक्सपेंथेनॉल केमिकल है वो ब्रांडेड फॉर्म में आता है, बिपेंथिन के नाम से क्रीम आती है, उसके अंदर डेक्सपेंथेनॉल ही मौजूद होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कोशिश यही कीजिए कि आप ये तीनों में से कोई भी बैरियर क्रीम सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ब्रांडेड डायपर रैश क्रीम खरीदेंगे तो उसमें इन इंग्रेडिएंट के साथ साथ डिफरेंट दूसरे केमिकल्स भी शामिल होते हैं, फ्रेगरेंस भी शामिल होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि बेबी उस फ्रेगरेंस से, उस केमिकल से एलर्जिक हो और उसको वो लगाने के बावजूद भी उसको रैशेस पड़ जाएं। इसीलिए आप जब भी कोई भी डायपर रैश क्रीम सेलेक्ट करेंगे तो आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि वो फ्रेगरेंस फ्री होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस पर कि आपको ये किस तरीके से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सॉफ्ट क्लीन क्लॉथ से बेबी की स्किन को जेंटली क्लीन करेंगे विद वार्म वाटर, और उसके बाद आप बेबी की स्किन को एयर ड्राई करके बैरियर क्रीम की थिक लेयर अप्लाई करेंगे। फिसलना नहीं है, आपने एक थिक लेयर बनानी है और उसके बाद ही आपने उसको डायपर पहनाना है। मेरी 6th टिप ये होगी, जब आप बेबी को डायपर पहनाएंगे तो आपने डायपर को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना बल्कि लूज डायपर पहनाना है। अगर आप देख रहे हैं कि बेबी का डायपर टाइट हो रहा है तो आप लार्ज साइज़ की तरफ चले जाएं, लेकिन बेबी को डायपर आपने टाइट नहीं पहनाना, इतना लूज रखना है कि बेबी की डायपर एरिया में एयर जाती रहे। इसके अलावा 7th टिप मेरी होगी कि जब आप बेबी का जब भी डायपर चेंज करें तो कुछ देर के लिए कोशिश करें कि उसको टॉवल पे लिटा दें और थोड़ी देर के लिए उसको खुला छोड़ दें। अगर 5 से 10 मिनट के लिए भी आप जो है वो खुला छोड़ेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि फ्रेश एयर बेबी की स्किन को मिलेगी, तो चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं बेबी को रैशेस पड़ने के। अगर मुसलसल बच्चा डायपर में रहता है तो इसकी वजह से ये होता है कि बेबी की स्किन जो है वो उसको फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही होती, उसमें ब्रेक डाउन होने का चांस बढ़ जाता है और रैशेस होने का चांस पड़ जाता है। तो कोशिश यही करें कि जब भी डायपर चेंज करें 5 से 10 मिनट के लिए उसको खुला छोड़ें और उसके बाद ही आप डायपर चेंज करें। तो फ्रेंड्स जो मेरी लास्ट टिप है वो यही होगी कि आपने बेबी को शॉर्ट बाथ दिलवाना है, रोज़ दिलवाना है ल्यूक वार्म वाटर से। उससे होगा ये कि वो बेबी की स्किन को प्रिवेंट करेगा ब्रेक डाउन होने से, इससे बेबी को रैशेस से बच सकता है। और उसके बाद आप उसे जेंटली टॉवल से क्लीन करेंगे, टॉवल से बेबी की स्किन को रगड़ेंगे नहीं, जेंटली क्लीन करके और फिर आप बेबी को डायपर पहना सकते हैं। इसके अलावा आपने बेबी को बबल बाथ नहीं दिलवाना। कुछ लोग यही करते हैं कि बेबी को बाथ टब में खूब सारा जो है वो सोप और
डाल के और उसको बिठा देते हैं, तो ये आपने नहीं करना। अगर आपकी बेबी की स्किन सेंसिटिव है और उस पर रैशेस पड़ जाते हैं तो आपने बेबी को बबल बाथ हरगिज़ नहीं दिलवाना है और सोप का इस्तेमाल नहीं करना है। सबसे लास्ट में मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि मैंने अक्सर ये नोट किया है कि माएँ जो है वो डायपर एरिया पे बेबी पाउडर डालती हैं और फिर बच्चे को डायपर पहना देती हैं। ये बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। बेबी पाउडर का इस्तेमाल आप एज अ बैरियर जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बेबी पाउडर्स के अंदर केमिकल्स होता है, वो मज़ीद बेबी की स्किन को जो है वो इरिटेट कर सकता है और वो मज़ीद ड्राई कर सकता है। इसके अलावा बेबी पाउडर चांसेस होते हैं कि बेबी इनहेल कर ले तो वो उसके लंग्स में चला जाता है, लंग्स को इरिटेट कर सकता है। तो इसलिए आई विल नॉट रिकमेंड बेबी पाउडर कि आप उसको डायपर एरिया की तरफ डालें और फिर बेबी को डायपर पहनाएं। फ्रेंड्स, ये तो सारी बात कर ली हमने प्रिवेंशन की, लेकिन अगर आपके बेबी को रैशेस पड़ चुके हैं तो उस सूरत में हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप एक बात अपने जहन में रख लें कि अगर आपके बेबी की स्किन पर रैशेस पड़ चुके हैं, चाहे से वो माइल्ड ही क्यों ना हो, तो उसको हील होने में टाइम लगता है। आप कम से कम 1 हफ्ते का टाइम दें। इसके अलावा जो आपको मैंने जितने कॉजेज़ बताए, आपने उन कॉजेज़ पे नज़र रखनी है और उनको कंट्रोल करना है। आपने सुपर एब्जॉर्बेबल डायपर्स का इस्तेमाल ख़ास तौर पर उस वक्त करना है जब अगर बेबी को रैशेस पड़ चुके हैं। माएँ क्लॉथ डायपर का इस्तेमाल करती हैं। अगर आपके बेबी को रैशेस पड़ गए हैं तो आप उस दौरान क्लॉथ डायपर्स के इस्तेमाल को बंद कर दें और सिर्फ सुपर एब्जॉर्बेबल डायपर्स का ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर वो रैशेस बहुत ही सीवियर होते हैं, यानी कि जो कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं और बहुत रेयरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स एंटी फंगल क्रीम और स्टेरॉइडल क्रीम्स देते हैं। जो हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम है वो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए होती है और जो एंटी फंगल क्रीम है वो अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो उसको कंट्रोल करती है। और बाज़ औक़ात अगर दोनों चीज़ें मौजूद हों तो दोनों का कॉम्बिनेशंस देते हैं। तो एंटी फंगल क्रीम में मोस्ट कॉमन जो है वो क्लोट्रिमाज़ोल क्रीम दी जाती है, जो 2 से 3 टाइम अप्लाई करवाई जाती है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि डॉक्टर आपको जितने दिन के लिए ये दवाई बोलेगा आपने उसकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि जो स्टेरॉइड क्रीम होती है वो 1 हफ्ता या मैक्सिमम 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसलिए लिहाजा सेल्फ ट्रीट मत कीजिएगा। 2 हफ्ते से ज़्यादा आप ये दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जितने दिन के लिए आपको डॉक्टर कहे आपने उतने दिन के लिए ही इसका इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्रिप्शन दे कि आपको ये मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल करनी है तो आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है कि आपने मेडिकेटेड क्रीम को बहुत ही कम अमाउंट में बिल्कुल एक थिन लेयर के तौर पर अप्लाई करना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो फ्रेंड्स, जो स्टेरॉइडल क्रीम्स होती हैं वो बहुत ही लो परसेंटेज वाली बच्चों के लिए रिकमेंड की जाती हैं। तो वो लो परसेंटेज वाली अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो आप इसकी सिर्फ थिन लेयर अप्लाई करेंगे। तो ये मेरी फिंगर का जो अपर पार्ट है इतना हिस्सा, जितना छोटा बच्चा होता है तो इसका हाफ, और अगर बड़ा बच्चा है तो इतना हिस्सा ही आप उसका एक जगह पर अप्लाई करेंगे, फिर दूसरी जगह पर, फिर उसके बॉटम वाले एरिया में जहाँ जहाँ रैशेज़ होंगे वहाँ आप उसकी थिन लेयर अप्लाई करेंगे और फिर उसके ऊपर आप थिक लेयर अप्लाई करेंगे उस बैरियर क्रीम की जो मैंने आपको प्रिवेंशन वाले पॉइंट में बताई थी, चाहे से वो जिंक ऑक्साइड हो, वाइट सॉक पैराफिन हो या फिर डेक्सपेंथेनॉल हो, और उसके बाद ही आप बेबी को डायपर पहनाएंगे। तो आपने जो रिकमेंडेशंस हैं उसी को फॉलो करना है। आपने बैरियर क्रीम का इस्तेमाल करना है और अगर आपके बेबी को रैशेस पड़ जाएं तो आप मेडिकेटेड क्रीम की थिन लेयर अप्लाई करेंगे, फिर आप उसके ऊपर जो है वो थिक लेयर अप्लाई करेंगे बैरियर क्रीम की। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे फ्रीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम आंसर देती रहूंगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन न्यू लगी है और आप समझते हैं कि ये बहुत ही हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।